आज हम लोग पोखरा में हैं और आज हमारी नेपाल ट्रिप का सेकंड डे है। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। पीछे वहाँ सनराइज नज़र आता है लेकिन अभी पूरा फॉग हो रखा है तो पहाड़ ही नज़र नहीं आ रहा है, तो सनराइज तो बहुत दूर की बात है। पीछे बढ़िया बड़ा सा पहाड़ है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पोखरा का साइट सीन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आए हुए हैं विंध्यवासिनी टेम्पल। सामने जो आप देख रहे हैं ये पूरी हिमालयन रेंज है। बर्फ़ से ढकी हुई ये हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। जैसे ही पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, मंदिर दर्शन से पहले ही फ़ोटोज़ खिंचवाने लगते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मंदिर के ऊपर से आपकी फ़ोटो और अच्छी आने वाली है, तो पहले आप मंदिर दर्शन करिए और उसके बाद फ़ोटो खिंचवाइए। विंध्यवासिनी मंदिर पोखरा का सबसे पुराना मंदिर है। यह नियमित रूप से स्थानीय लोगों, देश भर से नेपालियों और विदेशों से आए हुए पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। मुख्य द्वार से अंदर घुसते ही आपको एक छोटा सा मार्केट भी मिलेगा, जिसकी दुकानों में आप धार्मिक आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं। मंदिर एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसके पूर्व और उत्तर पूर्व में पत्थरों की सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मुख्य मंदिर देवी विंध्यवासिनी को समर्पित है, जो भगवती काली का अवतार हैं। स्थानीय भाषा में इस मंदिर को विंध्यवासिनी मंदिर कहा जाता है। इसी परिसर में ही देवी सरस्वती, शिव, हनुमान जी और गणेश जी आदि के मंदिर भी स्थित हैं। आपकी नेपाल यात्रा को यादगार बनाने के लिए आप यहाँ बहुत से फोटोग्राफ्स खिंचवा सकते हैं। यहाँ आपको फ़ोटोज़ के लिए बहुत से बैकग्राउंड मिल जाएंगे और इनमें सबसे खास है हिमालय की ये खूबसूरत पहाड़ियाँ। बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की ये खूबसूरत चोटियाँ यहाँ आने वाले सभी सैलानियों का मन मोह लेती हैं। चलिए अब आज के हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है सेती रिवर गार्डन। सेती गंडकी नदी, जिसे सेती नदी या सेती खोला के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी नेपाल की एक सबसे प्रमुख नदी है, जो आगे जाकर त्रिशूली नदी में मिलती है। यह नदी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। इसीलिए अगर आप पोखरा घूमने आए हैं तो आपको सेती गंडकी नदी में डुबकी लगाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा साइट सीन पॉइंट है पोखरा में स्थित नेपाली संग्रहालय। मुख्य द्वार से संग्रहालय के बीच एक बागीचा है, जहां बहुत से खूबसूरत फूल हैं। गलियारे से अंदर घुसते ही नेपाल का एक नक्शा है, जहां से आप नेपाल के अलग अलग शहरों के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। पोखरा से कल जाएगा काठमांडू, कैसे जाएगा? पोखरा से काठमांडू बागमती प्रोविंस में इधर से जाएगा, एयरपोर्ट में नहीं, बाई रोड। बाई रोड तो काठमांडू 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 काठमाडौँ त यहाँ छ। इस म्यूजियम चाहिँ कल्चरल म्यूजियम है एंड दिस इज लाइक ब्राह्मण के कल्चर है, विभिन्न जाति के कल्चर के बारे में है। ब्राह्मण के ड्रेसअप एंड सिमिलरली सेकेंड मगर के ड्रेसअप, थकाली के ड्रेसअप इस कंडक्ट। ये कौन सा ड्रेस है? बंगाली? नो बंगाली, नेपाली ड्रेस है। नेपाली। और ये वाला ब्राह्मण के थकाली, ब्राह्मण का है। थकाली के थकाली ब्राह्मण ड्रेसअप है, कल्चरल ड्रेसअप है। इज ऑल्सो थकाली के, नेवार के ड्रेसअप, मगर के ड्रेसअप। अच्छा, पोखरा के सबसे ओरिजिनल हाउस। ओके, ओरिजिनल नेपाली जैसे हाउस रहते थे पहले के टाइम पे। इस संग्रहालय में आकर नेपाल के पारंपरिक वस्त्रों, प्राचीन घरों, यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों और गोरखा हथियारों आदि के बारे में बहुत सी रोचक जानकारियाँ हासिल होती हैं। तो चलिए जनाब, अब हम आ गए हैं डेविस फॉल में। डेविस फॉल
जिसका नेपाली नाम है पताले छांगो अर्थात पाताल का झरना, या अगर इंग्लिश में कहा जाए तो अंडरवर्ल्ड का झरना, एक ऐसा झरना जो पाताल लोक तक जाता है। यहाँ मेन एंट्रेंस के आसपास गर्म कपड़ों का एक छोटा सा बाजार भी सस्ता है। आइए अब अंदर चलते हैं। अंदर जाने के लिए पहले हमें टिकट कटाना होगा। कैमरे के लिए यहाँ कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिरों वाली जगह को छोड़कर लगभग बाकी हर एक जगह पर आपको टिकट से ही एंट्री मिलेगी। याद रखें कि ये टिकट नेपाली रुपए में है। अंदर घुसते ही एक छोटा सा बागीचा है। इस बागीचे में बहुत से गलियारे हैं जो अलग अलग मंदिरों तक जाते हैं। जहाँ से हम झरने के लिए सीढ़ियाँ उतरना शुरू करते हैं, वहीं कुछ ही सीढ़ियों के बाद एक प्राचीन शिवलिंग पूरे शिव परिवार के साथ नजर आता है। शिवलिंग समेत ये सभी मूर्तियां पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इसी शिवलिंग के बगल में एक व्यू पॉइंट है जहां से झरने की पहली झलक नजर आती है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में सैलानी आते हैं। यह पॉइंट नेपाल के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉटों में से एक है। झरने तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सी सीढ़ियां उतरकर नीचे तक जाना पड़ता है, जैसा कि इसका नाम है पाताल का झरना। हम आगे बढ़ें इसके पहले एक ज़रूरी बात, जब आप यहाँ आएँ तो इत्मीनान से घूमिएगा, क्योंकि पोखरा का साइट सीइंग लगभग आधे दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बिना हड़बड़ी के आराम से इस झरने का मज़ा लीजिए। जितनी मन चाहे उतनी फ़ोटोज़ खिंचवाइए और उतनी देर तक प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद लीजिए। इस झरने का नाम डेविस फॉल होने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। ऐसा बताया जाता है कि 31 जुलाई सन 1961 में एक स्विस जोड़ा यहाँ तैराकी करने आया। तैराकी के दौरान उस स्विस महिला की यहाँ मौत हो गई। उसी के नाम पर उसके पिता ने इस फॉल का नाम डेविड्स फॉल रखना चाहा, जिसे बाद में यहाँ की सरकार ने संशोधित कर डेविस फॉल का नाम दिया। ये रोचक दृश्य देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि इस झरने को पातालो चांगो क्यों कहा जाता है। कुछ देर यहाँ खड़े रहने पर एहसास होता है कि मानो हर मिनट लाखों गैलन पानी पाताल लोक में समाते जा रहा है। यह पूरा दृश्य रोमांचित कर देने वाला है। जब इस झरने का बहता पानी पाताल लोक में समाता है तो उसी पानी का कुछ हिस्सा सड़क के दूसरी ओर स्थित गुप्तेश्वर केव्स में से भी होकर गुजरता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला डेस्टिनेशन है गुप्तेश्वर केव्स। लेकिन वहाँ जाने से पहले थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा मार्केट भी लगता है जहाँ आपको ऊनी कपड़े, रुद्राक्ष और फेंगशुई के बने हुए आइटम्स और छोटे छोटे प्यारे प्यारे शिवलिंग मिलते हैं। रास्ते के दूसरी तरफ ही बिल्कुल सामने गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जाने का मुख्य द्वार नजर आता है। गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर पोखरा का एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटक स्थल है। यहाँ तक जाने के लिए आपको प्रति व्यक्ति 100 रुपये का टिकट भी लेना होगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा मार्केट लगता है जहाँ आप छोटी मोटी खरीदारी कर सकते हैं। अब आप इन मार्केट की भूल भुलैया में खो न जाएं, इसलिए जगह जगह मंदिर तक जाने के लिए साइन बोर्ड लगे हुए हैं। अगर आप नेपाल में खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत तगड़ी होनी चाहिए, कम से कम 50% तक।
इस मंदिर परिसर के अंदर DSLR अलाउड नहीं है, लेकिन आप फ़ोन लेकर जा सकते हैं। लेकिन गुफा में अंदर पहुंचने के बाद आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। मंदिर परिसर तक जाने के लिए इन गोल गोल घुमावदार सीढ़ियों में से होकर गुजरना पड़ता है। गुफा में एंट्री के समय कई जगह ऊंचाई इतनी कम है कि आपको सिर झुकाकर चलना होगा। अंदर प्रवेश करने के बाद जगह काफ़ी बड़ी हो जाती है। गुफा के बीचों बीच प्राचीन शिवलिंग विराजमान हैं। गुफा में जगह जगह झरने का पानी टपकता रहता है। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। काठमांडू से इसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर की है। इसके पूर्वी तरफ फेवा झील है, जहां से अन्नपूर्णा हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य को देखा जा सकता है। सैलानी यहां आकर मुख्य रूप से बोटिंग का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर खान पान की बात करूं तो नॉन वेजिटेरियंस को तो नेपाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो जगह जगह आपको वेज थाली आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही फ्रूट सैलेड, जूस वगैरह के ऑप्शंस आपको रास्ते में इस तरह जगह जगह मिल जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं फ्रूट सैलेड नहीं खा रहा, मैं खाने वाला हूँ भुट्टा। जी हाँ, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म पहाड़ी भुट्टा। इस जगह को पोखरा का लेक साइड कहते हैं। यहाँ सामने बहुत से होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, स्पा सेंटर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आनंद आप रात के समय एक लंबी वॉक करते करते ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं अपना गर्मा गर्म भुट्टा खाते खाते लेक साइड के इस शांत और बेहद खूबसूरत व्यू को एंजॉय करने वाला हूँ। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हाइकिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग या अन्य तरह के एडवेंचर्स पसंद हैं, तो यकीन मानिए आप इसी जगह की तलाश में हैं। यहाँ बोटिंग करते करते आप झील के दूसरी तरफ ताल बहारी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यह 2 मंजिला मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बेल दबाना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा।